हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लास 10th मैथ हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। वो जो है आपका अपकमिंग जो आपका है 2024 में जो बच्चे बोर्ड में अपियर होने वाले हैं उनके लिए क्या किया है, ये मैंने बैच स्टार्ट किया है जो आपका क्लास 10th मैथ के लिए बेसिकली। ठीक है, हम क्या करेंगे इस बैच में, क्लास 10th के हर एक चैप्टर को क्या करेंगे, कवर करेंगे। और सारे जो एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी जो बुक दी गई है उसको हम क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जो हमारा कंसेप्ट क्लास रहेगा वो हर एक बुक को कवर करेगा, जैसे आर डी शर्मा हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया, या कोई भी बुक होता है जो क्लास 10th लेवल की होती है, वो सारा उस बुक को क्या करेगा, मेरा कंसेप्ट क्लास जो होगा वो कवर करेगा। और जो मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा वो क्या होगा, एनसीईआरटी बुक को मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्या होते हैं, एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं, डिट्टो क्वेश्चन वही पूछता है। तो इसीलिए मैं टारगेट करूंगा एनसीईआरटी बुक को ही। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में क्लास 10th का पहला यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका है ट्रिग्नोमेट्री। इस यूनिट का जो है आपका यूनिट 5 है, और इस यूनिट का जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में वेटेज है वो 12th मार्क का है। 12th मार्क का वेटेज है और सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है। दो चैप्टर इसमें है, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। जो चैप्टर 8 है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और दूसरा जो चैप्टर है चैप्टर 9 वो हाइट एंड डिस्टेंस है। यही दो चैप्टर आप तैयार कर लेंगे तो 12 नंबर आपका कंफर्म हो गया। ठीक है, 80 में क्या हो गया, 80 में आपने 12 नंबर को कवर कर लिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे इजी चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है जो ट्रिग्नोमेट्री है, सबसे इजी चैप्टर है। लेकिन बहुत बच्चों को क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में ही दिक्कत आती है, लेकिन सबसे इजी चैप्टर है। आप जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा लाइन बाय लाइन देखते जाना, और जो क्वेश्चन कराऊंगा सॉल्व करते जाना। लास्ट में देखना जब चैप्टर खत्म होगा ना तो सबसे ईजी चैप्टर तुम्हें यही लगेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम चैप्टर 8 जो है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। डिटेल में कहने का मतलब कि सेंस कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का डेली लाइफ में एग्जांपल्स क्या है, यूजेस क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद से जो भी मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा उस पर क्या करूंगा, आपका कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, ताकि हर इस कंसेप्ट क्या हो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, तो ये मत सोचिएगा कि मैंने ये वीडियो देख रहा हूँ तो क्या हो, ये एनसीईआरटी के लिए सफिशियंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी बुक लगा लीजिए, ये कंसेप्ट क्लास आप देखिए, आप कोई भी बुक का क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा और हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे अगर ये कंसेप्ट क्लास देखे हैं। उसी तरीके से मैंने क्या किया है, इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। सारे बुक को कलेक्शन करके मैंने एक नोट्स बनाया है, और उस नोट्स में जो आपका आर डी शर्मा हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया, एनसीईआरटी को तीनों को नज़र देखते हुए मैं क्या किया है, मैंने नोट को प्रिपेयर किया है। और उस नोट्स का कंटेंट मैं क्या करूंगा, इस वीडियो में डिलीवर करूंगा। जो भी मेरा वीडियो आएगा, बस मैं क्वेश्चन जो आपका प्रैक्टिस सेट कराऊंगा वो एनसीईआरटी से कराऊंगा। और आप बोलेंगे भी, और एडिशनल बुक के लिए भी बोलेंगे, जो बुक आपको प्रेफर करते होंगे तो उस बुक का भी मैं एक्सरसाइज को क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो जो भी डाउट होगा या कुछ भी दिक्कत होगा आप कॉमेंट में पिनअप कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्या है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, नाम में ही देखो कितना अच्छा नाम है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन हम पहले करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 है, और ये पूरा वेटेज कितना है, 12th मार्क का वेटेज है पूरा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स होता क्या है, पहले वो देख लो। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स होता क्या है। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड पे क्या करो, तुम फोकस करो। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड पे क्या करो, फोकस करो। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड जो है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड जो है वो आपका 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। 2 ग्रीक वर्ड से क्या हुआ है, ये मिलके बना हुआ है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। कौन से वो 2 वर्ड है, ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन। ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन से क्या हुआ है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड जो आपका है 2 ग्रीक वर्ड से ये मिलके बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड जो आपका है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। कौन से वर्ड है वो, ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन। अब ट्राइगोन मतलब क्या होता है, देखो अब ट्राइगोन को थोड़ा सा ब्रेक करो, इसको थोड़ा सा तुम ब्रेक करोगे तो ये क्या है, कौन से वर्ड से मिलके बना है, ये देखो ट्राई प्लस
गॉन, ट्राई प्लस गॉन, ट्राई प्लस गॉन। अब ट्राई मीन्स क्या होता है? ट्राई मीन्स क्या होता है? 3 होता है। ट्राई मीन्स क्या होता है? 3। और गॉन मीन्स क्या होता है? साइड। गॉन मीन्स क्या होता है? साइड। ठीक है, 3 साइड वाला चीज, ऐसा मतलब क्या हो? 3 साइड वाला चीज हो। और मेट्रोन का भी मतलब देख लो। मेट्रोन मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। तब तीनों वर्ड को जब मिलाओगे, ट्राई, 3 साइड, मेजरमेंट, मतलब कहने का मतलब यहां से क्या निकल के आ रहा है कि ट्रिगोमेट्री मीन्स क्या होता है? सिंपली 3 साइड वाले फिगर को क्या करना? मेजरमेंट करना। वही क्या कहलाता है? ट्रिगोमेट्री कहलाता है। आई रिपीट, ट्रिगोमेट्री मीन्स सिंपली बोला जाए तो क्या होता है कि 3 साइड वाले फिगर को क्या करना? मेजर करना ही क्या बोलते हैं हम? ट्रिगोमेट्री बोलते हैं। अब क्या मेजर करेगा? 3 साइड वाला फिगर क्या होता है? एक ट्रायंगल होता है। ऐसा फिगर जिसमें 3 साइड हो, उसमें क्या होता है? 3 साइड हो, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रायंगल बोलते हैं। तो मतलब ट्रायंगल में क्या मेजर कर सकते हो? ट्रायंगल का एंगल मेजर कर सकते हो और साइड को मेजर कर सकते हो। देख रहे हो? तो ट्रिगोमेट्री को हम बोल सकते हैं कि ट्रिगोमेट्रिक वो एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो क्या करता है? ट्रायंगल का साइड को मेजर करता है और ट्रायंगल का एंगल को मेजर करता है। तो सिंपली यहां से क्या निकल के आता है? ट्रिगोमेट्रिक का डिफिनेशन निकल के आ गया कि ट्रिगोमेट्रिक is a branch of mathematics which deal with the study of angles and measurement of sides of a triangle। मतलब क्या करता है? ट्रायंगल के साइड को और ट्रायंगल के एंगल को मेजर करने का काम करता है, जो आपका ट्रिगोमेट्री होता है। समझ में आया कि ट्रिगोमेट्री क्या होता है? आई रिपीट, एक बार और रिपीट में कर देता हूं कि जो आपका ट्रिगोमेट्री क्या होता है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक ट्राइगोन प्लस मेट्रोन। ट्राइगोन मीन्स क्या होता है? 3 साइड वाला फिगर, और मेट्रोन मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट। मतलब ट्रिगोमेट्री डील करता है 3 साइड वाले फिगर को मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, 3 साइड वाले फिगर को मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं हम? ट्रिगोमेट्री का यूज करते हैं। समझ में आ गया ट्रिगोमेट्री क्या होता है? ये बात समझ में आ गई? अब देखो आगे थोड़ा सा मैं बढ़ता हूं। अब तो हम ट्रिगोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिगोमेट्री हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या है? डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इसे हम पढ़ रहे हैं, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। अब देखो ट्रिगोमेट्री से हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। ट्रिगोमेट्री की हेल्प से हम कोई भी बिल्डिंग का हाइट को मेजर कर सकते हैं। कोई भी बिल्डिंग का हाइट को मेजर कर सकते हैं, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जैसे ताजमहल का हाइट मेजर करना है, कुतुब मीनार का क्या करना, हाइट मेजर करना है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोमेट्री वी कैन मेजर द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग या हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आगे आगे जैसे जब क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे ना, तो पता चलेगा कैसे हम मेजर कर सकते हैं, वो भी बात पता चल जाएगा आपको। बस अब अभी एप्लीकेशन देख लो, जब मैं खुद ही क्वेश्चन कराऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा कैसे मेजर करते हैं। पहला एप्लीकेशन ये हो गया। दूसरा, ट्रिगोमेट्री की मदद से हम 2 बिल्डिंग के डिस्टेंस के बीच में मेजर कर सकते हैं कि 2 बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस कितना है। 2 बिल्डिंग का बीच में डिस्टेंस कितना है वो मेजर कर सकते हैं। ट्रिगोमेट्री की मदद से हम अगर कोई एक ब्रिज बना हुआ है, कोई भी एक क्या हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है, तो वो ब्रिज की वाइड कितनी है, मतलब रिवर का वाइड कितना है, उसे भी मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोमेट्री। बात समझ में आ रहा है? ट्रिगोमेट्री की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो हम अपना जो घर तुम कंस्ट्रक्ट करते हो, तो कितना डिग्री वो जो रूफ है आपका, जो छत होता है, उस छत को हम कितना डिग्री इंक्लाइन रखेंगे ताकि जो हमारा रेन वाटर जो है वो क्या हो, इजीली तुम्हारे रेन वाटर जो भी है वो इजीली क्या हो, सूटेबल तरीके से वो फ्लो हो जाए। तो इंक्लिनेशन होता है ना, तो वो भी ट्रिगोमेट्री की मदद से ही हम निकालते हैं कि कितना डिग्री उस छत को क्या करना है, स्लोपी बनाना है कि वो क्या हो, वाटर इजीली फ्लो हो जाए। ये एग्जांपल हो गया डेली लाइफ में। समझ में आ रहा है बात को? तो ये तो पहला इतने सारे हमने एग्जांपल बता दिया कि इतने तरीके से हम ट्रिगोमेट्री की मदद से कर सकते हैं। और देखो और सुनो, ट्रिगोमेट्री की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो तुम्हारे ओशन जो तुम्हारे क्या होते हैं, जो तुम्हारे समुद्र में जो लहरें आती हैं, जो टाइड्स आती हैं, उसकी हाइट को हम मेजर कर सकते हैं। समझ रहे हो? ट्रिगोमेट्री की मदद से, उसकी मदद से हम ये सब चीज़ कर सकते हैं। और एग्जाम्पल सुनोगे तो इसका डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। जो तुम्हारी जेट प्लेन होती है, जो तुम्हारी क्या होती है, जेट प्लेन होती है, तो जेट प्लेन में जितनी भी क्या होती है,
जो बम हो गया या मिसाइल को क्या करना होता है, लॉन्च करना होता है, तो वो कितने डिग्री पे हम क्या करते हैं, कितने डिग्री पे लॉन्च करेंगे प्रोजेक्टाइल बनाकर, कितने डिग्री थीटा क्या होगा, उसका रिजोल्यूशन होगा। वो तुम क्लास 11th में जाओगे तो समझ में आएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन कितने डिग्री से हम इंक्लाइंड करते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, जाके वो टारगेट पे हिट करता है। तो वो जो हम करते हैं ना, वो जो जितना भी एक्टिविटी होता है जेट प्लेन में, बम बम गिराना उड़ाना होता है, तो उसको भी क्या करते हैं, वेक्टर रिजोल्यूशन करते हैं, तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है वो, ठीक है। क्लास 11th में जाओगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा वेक्टर रिजोल्यूशन क्या है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, लेकिन हम जो जेट प्लेन जो होता है उससे जो बम गिराते हैं या मिसाइल को लॉन्च करना रहता है, तो वो भी वहाँ भी क्या होता है, वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। तो इतने सारे जो एग्जाम्पल है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री के ही है आपके, ठीक है। फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज होता है। वेक्टर्स चैप्टर जो होता है ट्रिग्नोमेट्री पे ही बेस्ड है आपका। दूसरा, जो आपका जो साइन फंक्शन होता है और कोसाइन फंक्शन होता है, वो क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री के दो फंक्शन होते हैं, और साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं तुम्हारा लाइट के वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि लाइट किस तरीके से वेव में चलती है, साउंड तुम्हारा किस तरीके से वेव में चलता है, उसको हम ये दोनों फंक्शन की मदद से हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, साइन फंक्शन से और कोसाइन फंक्शन से। तो इतने सारे जो एग्जांपल है ना डेली लाइफ में, वो हम क्या करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ही होता है। इतना सारा हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। समझ में आ गया होगा अभी तक, ठीक है। तो हमने क्या बता दिया, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है वो बता दिया, डेली लाइफ में इसका एप्लीकेशन क्या है वो बता दिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक तो ट्रायंगल के साइड को मेजर करता था और एंगल को मेजर करता था, लेकिन हमने इतने डेली लाइफ एग्जांपल बता दिया, इसमें तो कहीं ट्रायंगल आ ही नहीं रहा है। तो आएगा अभी, चिंता मत करो, आगे देखते जाओ, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, डील करता है ट्रायंगल को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक साइड को और एंगल को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। तो कौन सा वो ट्रायंगल होगा जिसका क्या होगा, जिस पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होता होगा। थोड़ा सा एक कंडीशन है, हर एक ट्रायंगल पे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक सेट नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक बोलता है उसको बस एक राइट एंगल ट्रायंगल ही पसंद आता है, कि मैं बस क्या होगा, मैं बस राइट एंगल ट्रायंगल पे ही यूज होऊंगा, और कोई ट्रायंगल पे मैं नहीं यूज होगा। उसको राइट एंगल ट्रायंगल बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये याद रखना कि हमेशा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एप्लीकेबल होता है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल होता है। किस पे एप्लीकेबल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल होता है। तो ये बात जो है ध्यान से पहले नोट करके लिख लो कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो किस पे एप्लीकेबल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल होता है। तो नोट करके लिख लो कि इट इज ओनली एप्लीकेबल for it is only applicable for right angled triangle। राइट एंगलेड ट्रायंगल के लिए पे क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री जो तुम्हारा क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, राइट एंगलेड ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबको पता ही होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं बोला ना कि पूरा डिटेल्स में हमने क्या करना है, ये वीडियो बनाना है। जो बच्चा को कुछ भी नहीं आता उसे भी समझाना है। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है वो देखो, राइट एंगलेड ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। राइट एंगलेड ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक जो एंगल हो वो कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे क्या बोलेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, वैसे ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया है, और ये वाला जो एंगल है तुम्हारा क्या है, ये 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है बाबू, 90 डिग्री का है। ये क्या है, ए है और ये बी है, और ये हमने सी नाम दे दिया कि एक ट्रायंगल है जिसका ए बी सी क्या नाम है, और बी जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। बात समझ में आ गया। अब देखो 90 डिग्री का है तो क्या हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब तो आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में कि एक थ्योरम होती थी जो एप्लीकेबल होती राइट एंगल ट्रायंगल में।
जो वो थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तभी हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ भी करते हैं। वो कौन सी थ्योरम थी, पाइथागोरस नाम का एक तुम्हारा क्या था, मैथमेटिशियन था, जो उसने अपना थ्योरम दिया कि उसी थ्योरम पे हम क्या कर सकते हैं, उसी कंडीशन पे एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। वो क्या थ्योरम था वो देखो पहले। पाइथागोरस नाम का एक मैथमेटिशियन था, पाइथागोरस नाम का क्या था, एक मैथमेटिशियन था, तो उसे हमने क्या बोला, वो पाइथागोरस थ्योरम दिया। क्या दिया, एक थ्योरम दिया। थ्योरम क्या दिया वो देख लेते हैं पहले। उसने बोला कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उसने एक ये थ्योरम दिया कि इस थ्योरम को जो सेटिस्फाई करता हो वही क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ होगा, नहीं तो नहीं ड्रॉ होगा। अब यहाँ पे आपने नाम थोड़ा अलग अलग सुनने में आ रहा होगा कि हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। ये क्या होता है, ये कुछ नहीं है, ये ट्रायंगल के साइड के नाम है, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के नाम दे दिया गया है। अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा साइड क्या है, हाइपोटेनियस है, कौन सा साइड बेस है, कौन सा साइड परपेंडिकुलर है। इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ट्रिक बताऊंगा, कभी नहीं बोलोगे जीवन में। देखो अब देखो यहाँ पे काम की बात देखते हैं। जो देखो ये 90 डिग्री के जो सामने का जो साइड होता है ना, 90 डिग्री का जो सामने का साइड होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो होता है सबसे बड़ा साइड होता है ट्रायंगल का, सबसे बड़ा साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। अब देखो सपोज दैट हमने क्या किया, एक यहां पे हमने एक एंगल ड्रॉ किया, उसका नाम हमने दे दिया थीटा। इस यहां पे हमने क्या किया, एक एंगल ड्रॉ किया, उसका नाम दे दिया थीटा। ये एंगल का नाम है, क्या है, थीटा नाम है। थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी नाम है, तो मैंने मान लिया कि वो थीटा नाम है। ठीक है, एंगल क्या है, थीटा है। अब जो ये थीटा के जो सामने का साइड होता है, थीटा का जो सामने का साइड होता है, ये थीटा का जो सामने का साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर। और इस परपेंडिकुलर को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आया। और जो बचा हुआ साइड जो है, जो नीचे की तरह इस तरीके से है, नीचे की तरह इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में है, उसे क्या बोलते हैं हम, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बेस बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। किससे, बी से शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गया। आई रिपीट, 90 डिग्री के सामने जो है वो हाइपोटेनियस, जो थीटा के जो सामने वाली साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर, या बोल सकते हो जिस पे ये क्या है, खड़ा है। मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो साइड खड़ा है, इस तरीके से खड़ा है वर्टिकल डायरेक्शन में, इस तरीके से, उसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फील्ड में है, उसे क्या बोलेंगे, हम बेस बोलेंगे। बात समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गया। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ये जो क्या होता है, ये जो थ्योरम जो सेट करता है हमेशा वो राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करता है। समझ में आया। और ट्रिगोनोमेट्री भी हमेशा क्या करता है, राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन और एक झमेला है यहाँ पे। झमेला ये है कि अभी मैं इस थीटा को चेंज करूंगा ना, अभी इस थीटा को मैं कह रहा है ये थीटा मान लूंगा, तो तुम्हारा जो ये परपेंडिकुलर और बेस है ये भी चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया। थोड़ा सा लोचा देखो कैसे कैसे बढ़ रहा है, तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी जो मैंने टेक्निक बताया कि जो क्या है, थीटा के सामने जो साइड है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री सामने क्या है, हाइपोटेनियस। इसी तरीके से हमें निकालेंगे कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर है और कौन सा साइड बेस है। बात समझ में आ रहा है। तो देखो एक और ट्रायंगल बनाते हैं थोड़ा सा। ये ट्रायंगल नंबर 1 रहा, और ये ट्रायंगल एक बनाते हैं, मैं यहाँ पे छोटा सा मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, ट्रायंगल नंबर 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। ये देखो ये बी है, ये ए है, और ये क्या है, सी तुम्हारा साइड है। अब मैंने क्या किया, थीटा को ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। ये जो साइड तुम्हारे क्या हो गई, ये थीटा हो गई। थीटा बेसिकली एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। मैं इसको फाई भी मान सकता हूँ या एक्स भी मान सकता हूँ, एक्स एंगल है। ठीक है, तो मैंने एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए कि उसका मेजरमेंट क्या है, एक्स या थीटा या फाई ही है। बात समझ में आ रहा है। तो देखो अब यहाँ पे बताओ कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है,
कौन सा क्या है, हाइपोटेनियस है। तो मैंने क्या बोला था कि जो 90 डिग्री के सामने होगा, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तुम्हारा, ये 90 डिग्री के जो सामने होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो थीटा के जो सामने होगा, जो थीटा के सामने होगा, थीटा के सामने वाला साइड क्या है, थीटा के सामने वाला साइड वो क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर है, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो बचा वो क्या होगा, ये बेस हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो देखो कैसे जो थीटा जब चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो रहा है। और एक ध्यान देने वाली बात है, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ भी हाइपोटेनियस यही था, यहाँ भी हाइपोटेनियस वही है। मतलब कहने का मतलब जो तुम्हारा परपेंडिकुलर और बेस जो है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सी थीटा के लिए, कौन सी एंगल के लिए तुम परपेंडिकुलर बेस निकाल रहे हो। बात समझ में आ रहा है। तो हमेशा क्या होता है, जो तुम्हारा थीटा पे डिपेंड करता है परपेंडिकुलर और बेस, कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा, कौन सा साइड बेस होगा, किस एंगल के लिए तुम क्या कर रहे हो, परपेंडिकुलर निकाल रहे हो, बेस निकाल रहे हो, वो डिपेंड करता है तुम्हारे थीटा पे। बात समझ में आ गया। तो हमेशा एक कंसेप्ट याद रखे ना, जो मेरा कंसेप्ट मैंने दिया है, जो 90 डिग्री के सामने वाले साइड वो क्या है, हाइपोटेनियस है, जो थीटा के जो सामने वाली साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और जो बचा हुआ साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। याद रहेगा, इस जीवन भर याद रहेगा। बहुत बढ़िया। तो आई होप कि ये दूसरा नंबर ट्रायंगल से ये भी आपका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, क्लास 11th में बहुत यूज होने वाला है इसका, क्लास 12th में भी यूज होने वाला है। मतलब अब आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है, प्रारंभ हो गया है, आरंभ हो गया है, ये पीछा अब नहीं छोड़ेगा। तो हमें एकदम पूरा बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझते चले जाओ, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया तुम्हें, ये समझ में आ गया। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बात पे। ट्रिग्नोमेट्री अभी हमें इसमें क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है इस ट्रायंगल में। ट्रिग्नोमेट्री को पसंद है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो, अब यहां से हम ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज करना स्टार्ट करेंगे, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री सीखना स्टार्ट करेंगे। देखो ये समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा इरेज करूँ इसको, थोड़ा सा इरेज करूँ, देखो इरेज करता हूँ थोड़ा सा इसको। क्या करो तुम वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो, बहुत काम की चीज़ है ये। ठीक है, अब देखो, अब आता है एक टॉपिक, इसमें आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, नाम देख रहे हो कितना खतरनाक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, रेशियो क्या है, हर एक चीज़ अच्छे तरीके से बताऊंगा। हर एक बुक का कंसेप्ट मैंने लिखा है, बनाया अच्छे तरीके से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है तुम्हारा, वो ट्रायंगल के साइड का रेशियो है। राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो जो है वो क्या है तुम्हारा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। क्या मैंने बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज अ रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका डिफिनेशन पहले लिख लो कि इट इज अ रेशियो, इट इज ए रेशियो, इट इज अ रेशियो ऑफ साइड ऑफ राइट एंगलेड ट्रायंगल्स। कुछ नहीं है, बस ये रेशियो है साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का। अब रेशियो निकालते हैं, रेशियो क्या होता है, रेशियो पढ़ा होगा ना आपने, कुछ नहीं पढ़े क्या है वो, चलो रेशियो बता देते हैं। देखो दो साइड को हम क्या करते हैं, जैसे दो नंबर है ए और बी, क्या है ये दो नंबर है, ए और बी क्या है, दो नंबर है, और दोनों का क्या है, यूनिट जो है मेजरमेंट करने का सेम है। हमेशा रेशियो सेम यूनिट का निकालते हैं, जैसे केजी केजी में ही रहेगा, दोनों केजी केजी में रहेगा, लीटर लीटर में ही रहेगा। 100 एप्पल है, 200 एप्पल है, तो दोनों एप्पल ही एप्पल होना चाहिए, सेम क्वांटिटी का निकालते हैं रेशियो। तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका, अगर रेशियो में बोलूँ कि रेशियो इन दोनों को बताओ तो क्या हो जाएगा, A/B हो जाएगा। इसी को हम रेशियो बोल देते हैं। दो फॉर्म को A/B के फॉर्म में लिख देना क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। तो हमने क्या बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिंपली क्या है तुम्हारा, साइड का रेशियो है। तो देखो कौन से रेशियो इसमें बन सकते हैं, वो ध्यान से देखने वाली बात है। एक बनेगा यहाँ पे, देखो एक रेशियो जो बनेगा ना, ध्यान से देखो, एक रेशियो बनेगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का, तो मैंने लिख लिया, या पहले परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस लिख लो, ये भी तो बन सकता है।
मैं सारा बना देता हूँ। देखो पहला क्या बनेगा रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का एक रेशियो मैंने लिख दिया, ठीक है, एक रेशियो लिख दिया। दूसरा रेशियो क्या बना रहा हूँ मैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का बना देता हूँ। दूसरा जो रेशियो बनेगा वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का। एक और मैं बनाता हूँ रेशियो, एक परपेंडिकुलर और बेस का, ये भी तो हो सकता है, परपेंडिकुलर और बेस का। ये मैंने क्या कर दिया, तीन रेशियो बनाए, तीन रेशियो बनाए। और भी बन सकता है, बोलेंगे आप, तुम बोलोगे कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का भी तो हो सकता है सर, तो मैंने लो, तुम भी बोलिए, मैंने वो भी बना दिया, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का। अब तुम बोलोगे कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस का भी तो हो सकता है, लो भाई, कि वो भी हो सकता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस का भी हो सकता है। अब तुम बोलोगे कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी तो हो सकता है, मैं बोला कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का भी हो सकता है, ठीक है। अब कोई और रेशियो बचा है, अब कोई ये 6 रेशियो को छोड़ के और कोई रेशियो बना लो, बनता है, चेक करो, कोई बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, इस 6 रेशियो ही बनेंगे बस। अब इसके अलावा कोई रेशियो नहीं बनेगा, चेक करो। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, एक ये बन गया, देखो कहीं लिखा हो, यहाँ देखो, यहाँ पर है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यहाँ भी है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यही 6 रेशियो बनेंगे, इसको अलावा छोड़ के और कोई रेशियो नहीं बनने वाला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो देखो अब क्या हो गया, इस रेशियो का थोड़ा सा हमने नाम रख दिया, हमने बोल दिया कि ये रेशियो तो बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, इस ट्रायंगल में साइड के रेशियो बन रहा है, तो इसका कुछ नाम रख देते हैं कि इस रेशियो को हम ये नाम से पुकारेंगे, ठीक है, इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे, ये नाम से पुकारेंगे, ठीक है। और मैंने इस थीटा के लिए क्या किया है, ये सारा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस निकाला है, ठीक है। तो इसी थीटा को नजर रखते हुए इसका मैं क्या करूंगा, इस रेशियो का नाम भी रखूंगा। ये थीटा बहुत काम की चीज है, जहां थीटा चेंज हुआ ये भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। देख रहे हो, साइड चेंज हो जाएगा तो रेशियो चेंज हो जाएंगे, परपेंडिकुलर बेस क्या होगा, इधर उधर हो जाएगा तो थोड़ा सा वो भी चेंज हो जाएगा, तो वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना कि इस थीटा को नजर रखते हुए मैंने क्या किया है, इस रेशियो का नाम रखना स्टार्ट किया। तो पहला मैंने नाम रखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का, मैंने क्या नाम रख दिया, साइन थीटा नाम रख दिया। देखो कितना प्यारा नाम है, साइन थीटा नाम रख दिया। क्या नाम रखा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन। और इस थीटा के नजर में हमने क्या रखा, इस थीटा के नजर में हमने क्या रखा, नाम रखा, तो इसीलिए मैंने इस थीटा को भी लिख लिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को साइन थीटा हम बोलेंगे। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हमने नाम दे दिया कॉस थीटा का, कॉस थीटा का। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का हमने नाम दे दिया टेन थीटा। लो भाई तुम भी नाम ले लो, सबका मैंने नाम दिया है। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का मैंने नाम दे दिया कोसेक थीटा। हाइपोटेनियस अपॉन बेस का मैंने नाम दे दिया सेक थीटा, ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मैंने नाम दे दिया कॉट थीटा, ठीक है। ये छह जो रेशियो बने ट्रायंगल के, उसके मैंने नाम दे दिया। क्या क्या नाम दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को मैं बोलूंगा साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस को मैं बोलूंगा कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को मैं नाम दे दूंगा टेन थीटा बोलूंगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर मैंने कॉसेक थीटा बोला, हाइपोटेनियस अपॉन बेस को मैंने सेक थीटा बोला, और बेस अपन परपेंडिकुलर को मैंने क्या बोला, कॉट थीटा। ये मैंने नाम दे दिया। अभी चिंता मत करो, ये तुम्हें मैं याद करके बताऊंगा, अभी याद कर लोगे, तुम इस सारे रेशियो को याद कर लोगे, सारा का नाम याद कर लोगे, एक ट्रिक बताऊंगा सब याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, तो ये समझ में आ रहा है कि ना, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमने क्या लिया, ये नाम दे दिया, ठीक है। अब इसको याद करेंगे कैसे, वो भी दिक्कत है भाई, नाम तो 6 हो गए, भूल जाएंगे कौन सा रेशियो कौन सा क्या है। तो एक मैंने तुम्हें ट्रिक बताता हूँ। एक ट्रिक क्या है कि, क्या है, पहले इतना नोट करो, पहले इसको नोट कर लो, नोट कर लो, पहले वीडियो को पॉज करके क्या करो, पहले नोट करो। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक लिखता हूँ, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। देखो क्या है, इसको याद करने का नाम बहुत अच्छा है। देखो अब यहाँ पे देखो कि नाम यहाँ पे दे देते हैं भाई, ठीक है, सोना चांदी, ठीक है, सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल पंडित भानु प्रताप हर
बोल। ये ट्रिक से याद कर लो। क्या है ट्रिक? सोना चांदी तौल, पंडित भानु प्रताप, हर हर बोल। ठीक है, क्या है ट्रिक? सोना चांदी तौल, पंडित भानु प्रताप, हर हर बोल। सोना चांदी तौल, पंडित भानु प्रताप, हर हर बोल। ठीक है, बात समझ में आ गया? ये ट्रिक है। अब देखो, ये सोना का मतलब क्या हो गया? ये साइन हो गया, और साइन इक्वल टू क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। ये चानी हो गया, चानी मतलब क्या? कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। अब देखो दूसरा, ये टी मतलब क्या होता है? टेन थीटा, और टेन थीटा मतलब क्या? टेन थीटा मतलब पी अपॉन बी हो गया। तो तीन याद हो गए, तीन याद हो गए। और इसके जो उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कॉसिक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल होता है। अभी मैं बता रहा हूँ, चिंता मत करो। पहले ये तीन याद हो गए ना, ये तीन याद हो गए तो तीन वो भी याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक क्या है? सोना चांदी तौल, पंडित भानु प्रताप, हर हर बोल। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया? लिख लो इसे, सोना चांदी तौल, पंडित भानु प्रताप, हर हर बोल। समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा ट्रिक हो गया। तो आई होप कि इतनी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, इतनी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब देखो, अब एक और मैं थोड़ा सा और तुमको थ्योरम बताने वाला हूँ। थोड़ा सा देखो, थ्योरम बताऊंगा, थोड़ा सा और थोड़ा फार्मूला इसमें बताऊंगा। तो देखो, पहले इसको नोट कर लो। पहले नोट कर लिए? देखो यही बता देता हूँ, थोड़ा सा यही बता देता हूँ। देखो क्या है ट्रिक, क्या है, और थोड़ा फार्मूले बनेंगे। देखो, साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है? कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल बोलो, वो क्या होता है? कॉस थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, सॉरी कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है? सेक थीटा होता है। ठीक है, ठीक है। और टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? कॉट थीटा होता है। ठीक है, मतलब वन अपॉन कॉसेक करोगे तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। वन अपॉन सेक कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। और वन अपॉन कॉट थीटा कर दोगे वो क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? देखो, और देखो यहाँ पे मैंने साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा, या देखो सिंपल देख लो, तुम भी यही देख लो भाई, मैं यहीं पे एक प्रूफ भी इसका कर देता हूँ। देखो, वन अपॉन कॉसेक लिखा है ना, वन अपॉन कॉसेक थीटा। अब देखो, वन अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये मेन बाटा है ना, तो ये क्या हो जाता है? जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल इसे मल्टीप्लीकेशन कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा? वन इंटू पी अपॉन एच हो जाएगा। होता है ना फ्रैक्शन का जब डिवीजन होता है, तो फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे होता है? जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? पी अपॉन एच हो जाएगा। तो पी अपॉन एच वन मल्टीप्लाई करेगा ना, तो वैल्यू क्या आ गई? पी अपॉन एच आ गया। और पी अपॉन एच इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो देखो, वन अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। इस तरीके से हो सकता है, या इसी को हम बोल लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इस एरो का मतलब यही होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। दोनों बात, इसलिए मैंने दोनों एरो बनाया है कि दोनों फॉलो करता है। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, यह बोल सकते हो कि टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा हो सकता है। दोनों बात फॉलो कर सकता है। तो मैं वो भी लिख देता हूँ, नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये भी लिख लो, सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा हो सकता है। ठीक है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा भी हो सकता है। इसी तरीके से इसको भी हम प्रूफ कर लेंगे। और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन अपॉन टेन थीटा भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सारे फार्मूले हैं, इससे पहले नोट कर लो, इतनी बात जो नोट कर लो, सब नोट कर लो। ठीक है, तो इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले क्या कर लो? नोट कर लो। मैं साइड हो जाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने कुछ रिमार्क यहाँ पर नोट किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझने के लिए 3-4 रिमार्क है, उसे याद रखना हमेशा, वो काम की चीज़ है। पहला रिमार्क ये बोलता है कि साइन थीटा इज ए एब्रीविएशन फॉर साइन ऑफ एंगल थीटा, इट इज ए नॉट प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा, एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ ऑल अदर ट्रिग्मेटिक रेशियो। देखो,
जो साइन थीटा है ना वो क्या बताता है, जो साइन थीटा हमने साइन थीटा इस तरीके लिखा है, तो इसको हम रीड करते हैं क्या, ये शॉर्ट फॉर्म है, किसका शॉर्ट फॉर्म है, इस तरीके साइन ऑफ एंगल थीटा है, मतलब उस थीटा के रिस्पेक्ट में साइन की वैल्यू क्या है। मैंने बोला था ना कि वो थीटा ही क्या करता है, डिसाइड करता है कि कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, कौन हाइपोटेन्यूस होगा, तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो वही बोलता है कि वो साइन और थीटा का दोनों प्रोडक्ट को नहीं बता रहा है, वो बता रहा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा क्या है। साइन, उसे क्या बोलेंगे, साइन ऑफ एंगल थीटा पढ़ेंगे, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा ऐसे लिख देते हैं। तो ये मत समझना कि ये साइन थीटा प्रोडक्ट है थीटा का, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं है, वो क्या पढ़ते हैं उसे, साइन ऑफ एंगल थीटा, मतलब उस थीटा के रिस्पेक्ट में साइन की वैल्यू क्या है, मतलब कौन सी रेशियो आएगा, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैसे ही होता है, जैसे कॉस थीटा है तो कॉस क्या है, कॉस ऑफ एंगल थीटा, उस थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस की वैल्यू क्या है, ठीक है, ना कि वो एक दूसरे के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो पहला रिमार्क ये हुआ। दूसरा रिमार्क ये बोलता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है ना वो हमेशा क्या करता है, डिपेंड करता है एंगल पे, क्या डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है, ना कि पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन ए साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ऑन ए साइड ऑफ ए राइट एंगल, मतलब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का पोजीशन जो है, कोई भी पोजीशन अगर चेंज कर रहे हो और एंगल उसी को रख रहे हो, कोई भी पॉइंट को इस तरीके से तुम मूव कर रहे हो और एंगल वही रह रहा है, तो हमेशा क्या होगा, साइन थीटा ही, साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू वही रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली है। मतलब पोजीशन पे क्या होता है, ये पोजीशन का इंडिपेंडेंट होता है, पोजीशन पे कोई प्रकार के डिपेंड नहीं करता हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो या टेन थीटा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन ए राइट एंगल ट्रायंगल्स, और डिपेंड हमेशा किस पे करता है, वो थीटा पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी होते हैं वो एंगल पे डिपेंड करते हैं। सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल भी ड्रॉ कर लिया आपको समझाने के लिए। देखो ये एक ट्रायंगल है, उसका थीटा क्या है, ये टी है। अभी पॉइंट पी क्या था, यहाँ पे था, अब कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया है, और इसका नाम हमने क्यू दे दिया गया है। तो अब क्या बोलोगे, अब साइन थीटा की वैल्यू चेंज होगी, नहीं चेंज होगी, कॉस थीटा की वैल्यू चेंज होगी, नहीं चेंज होगी, क्यों, क्योंकि पोजीशन पे वो डिपेंड नहीं करता है, पोजीशन कहीं भी ले जाओ वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ भी निकालोगे, पी पॉइंट के लिए भी क्या निकालोगे, साइन थीटा की या कॉस थीटा की या टेन थीटा कोई वैल्यू निकालो, या क्यू पॉइंट पे तुम साइन थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, ये छोटा वाला ट्रायंगल में या बड़ा वाला ट्रायंगल में तुम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा या कोसेक थीटा किसी की भी वैल्यू निकालो, वो हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहेगी दोनों ट्रायंगल के लिए। क्यों, क्योंकि ये एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल थोड़ी नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है। ये तो ये छोटा वाला ट्रायंगल के लिए एंगल थीटा ही है, बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए भी क्या है, एंगल थीटा ही है, तो उसी प्रकार के क्या होगा, चेंजिंग कुछ नहीं होगा, वही वैल्यू रहने वाली है। तो हमेशा याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा एंगल पे डिपेंड करते हैं, ना कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो मैंने यही बात इसको लिख भी दिया, तो इसे नोट कर लेना। ये दो रिमार्क हो गए। आते हैं तीसरा रिमार्क पे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना बहुत कंफ्यूजन लेके आती है बच्चों को, क्वेश्चन को सॉल्व जब करोगे तो, न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो। एक और बात देखो, तीसरा रिमार्क ये बोलता है कि जैसे हम इस तरीके से लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा इस तरीके से लिख दूं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल होता है ना कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर को हमने क्या करता है, होल स्क्वायर को इस तरीके से लिखते हैं, साइन के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं और थीटा इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम। इसका मतलब क्या होता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का कोई भी वैल्यू होगी उसका होल स्क्वायर होगा। बात समझ में आ गया। तो ये तीसरा एब्रीविएशन होता है। चौथा एब्रीविएशन मतलब क्या होता है कि साइन का पावर निगेटिव यहाँ पे और थीटा, साइन के ऊपर क्या होता है, -1 लिख देते हैं और थीटा इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपली होता है साइन थीटा का होल पावर -1 इस तरीके से। अब होल पावर -1 मतलब क्या है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 1/sin थीटा, ये वैल्यू हुई। मतलब साइन का ऊपर माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/sin थीटा, ये होता है। ये चौथा एब्रीविएशन हो गया। बात समझ में आ गया। ये चारों बात समझ में आई कि नहीं है, ये पहले बताओ, आ गया ना। अब देखो एक और पॉइंट निकाल देता हूं, एक और बात देखो। अभी आपने रेशियो पढ़ा होगा तो देखा होगा कि मैंने बोला था कि हाइपोटेनियस इज द क्या है, हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। नोट करके लिखो यहाँ पे, पहले नोट करके लिखो कि हाइपोटेनियस
हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल का सबसे क्या है, बड़ा साइड जो क्या है वो राइट हाइपोटेनियस ही है। अभी आपने ध्यान दिया होगा, क्या ध्यान दिया होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो हमेशा देख रहे हो कि ये दोनों रेशियो में क्या हो रहा है कि हाइपोटेनियस सबका बड़ा साइड है, सबसे बड़ा साइड है। तो बड़ा चीज क्या होता है, बड़ा नंबर कोई भी नंबर को डिवाइड करता है तो क्या होती है, वैल्यू छोटी होती है, वैल्यू छोटी होती है। तो हमेशा याद रखना कि साइन थीटा की और कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा या 1 से इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो हमेशा यहाँ पे एक पॉइंट में यहाँ पे लिख देता हूं कि साइन थीटा ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है, हमेशा याद रखना कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है या 1 होगी या 1 से छोटा होगी। क्यों होगी, क्योंकि हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड है और वही क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर को भी डिवाइड कर रहा है, अब बेस को भी डिवाइड कर रहा है। तो कोई भी चीज़ जब बड़ा, सबसे बड़ा चीज़ डिवाइड करेगा किसी नंबर को तो क्या होता है, वो सबसे छोटी वैल्यू आती है। तो सबसे छोटा क्या होगा, 1 से छोटा होगा या 1 के इक्वल होगा साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। इतना बात समझ में आ गया? अभी तक इतना समझ में आया कि नहीं आया, सच सच बताना। सब चीज़ मैंने बताया, समझ में आया? क्या क्या मैंने बताया, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन के बारे में बताया, ठीक है, कुछ फॉर्मूले बताए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया मैंने, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले बन रहे थे वो बताए। अब इतना जितना तुमने पढ़ लिया ना, इसी पे क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। तो इससे क्या करो, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो। आते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं बुक में, एग्जाम्पलर्स, उसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लो। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, जो आपका बुक का पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, दिया गया है गिवन डैट 10a इज इक्वल टू 4/3 दिया गया है। तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। एंगल ए, पॉइंट टू बी नोटेड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू ए, एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बताना है। 10 तो दे दिया गया ना, 10a इज इक्वल टू 4/3 है। तो अब कितने बचे, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और बचे। टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो हमें 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो देखो, पहले गिवन क्या डाटा दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो गिवन क्या दिया है वो लिख लो पहले, कि गिवन दिया है कि 10a इज इक्वल टू 4/3, ये दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो 10a इज इक्वल टू क्या होता है, पहले ये बताओ। 10 थीटा इज इक्वल टू या 10a इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी गई है, इस तरीके से 4/3 लिख दूंगा, क्योंकि 10a की वैल्यू क्या है, 4/a है। और 10a इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं होता है, बताया था मैंने। तो यहाँ से देखो p दिया है, तो p की वैल्यू क्या है, 4 है, b की वैल्यू क्या है, 3 है। तो हम क्या करा देंगे, एक ट्रायंगल को पहले ड्रॉ करेंगे। पहली बात, एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। देखो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया इस तरीके से, और देखो यहाँ पे ये, इसे हम b मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री है, इसे हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, और इसे मैं क्या मान लेता हूँ, c मान लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ये एंगल a है ना, ये एंगल के लिए बोल रहा है, इस एंगल के लिए। तो अब तुम्हारा ये 90 डिग्री के सामने क्या होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, h होगा। ये जो एंगल a के लिए बोला है, एंगल a के लिए, ये एंगल a के सामने क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तुमने निकाल लिया कि परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस क्या होगा, समझ में आ गया ये बात। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी गई, 4 दी गई है, तो हम क्या मान लेंगे, ये 4 है, p इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बेस क्या दिया गया, 3 दे गया। अब देखो, हमेशा देखो रेशियो जो होता है ना, क्या पता ये क्या हो, ये 8 भी तो हो सकता है और ये 6 भी तो हो सकता है। तभी तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो 4/3 ही आएगा। तो इसीलिए हम क्या मानेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है इसका, 4k का मल्टीपल है। ठीक है, क्योंकि रेशियो तो क्या होता है, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना। तो ये तो 8 भी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगा। तो 8 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तभी क्या आएगा, 4/3 ही आएगा। उसी तरीके से ये 12 भी हो सकता है, ये 9 भी हो सकता है।
तो 12 भी क्या हो जाएगा, 12/9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4:3 ही आएगा। तो कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या मान लेंगे, के मान लेंगे उसके साथ कि ये क्या है, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 4k है और ये क्या है 3k वैल्यू है, बेस क्या है 3k है। तब हम क्या कर लेंगे, हाइपोटेनियस निकाल लेंगे, और जब हाइपोटेनियस निकल जाएगा, परपेंडिकुलर पता हो जाएगा, बेस पता हो जाएगा, तो हम क्या कर लेंगे, हर एक ट्रिग्मेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला मैंने बता रखा है। तो बाय यूजिंग क्या करो, इसमें हाइपोटेनियस, अब कैसे हाइपोटेनियस निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकलेगा। तो इसमें लिखो कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस नहीं दिया, हमें हाइपोटेनियस निकालना है, और हाइपोटेनियस क्या है तुम्हारा AC है, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना दिया है, 4k दिया है, तो 4k का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b कितना दिया है, 3k का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 16 का स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और ये AC स्क्वायर इस तरीके से चल रहा है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करोगे तो 25k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25k स्क्वायर। 25 किसका अंडर रूट होता है, 5 का होता है, तो 5k आ जाएगा। मतलब AC की वैल्यू क्या आ गई, AC इज इक्वल टू 5k वैल्यू आ गई। मतलब हाइपोटेनियस कितने का आ गया, 5k का आ गया, 5k। के क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, कोई वैल्यू। बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब देखो परपेंडिकुलर पता हो गया, हाइपोटेनियस पता हो गया, बेस पता हो गया, तो अब हर एक ट्रिग्मेट्रिक रेशियो में इजीली निकाल सकते हैं भाई, फार्मूला हमें पता है। तो इतना पहले क्या करो, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो। देखो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, क्या हो जाएगा, देखो वो पहले देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा निकालना होगा, तो साइन A की वैल्यू निकालना होगा, तो साइन A इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, 4k है, हाइपोटेनियस कितना है, 5k है। ये k से k कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ गई, 4/5, आंसर हो गया, पहला रेशियो निकल के आ गया। दूसरा कॉस निकाल लेते हैं, कॉस A इज इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है, 3k है, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, 5k है, तो 3/5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। टेन थीटा दिया ही है, टेन थीटा निकाल लेंगे, दिया ही है। तो अब क्या निकालेंगे, कॉसेक निकालेंगे। कॉसेक A की वैल्यू क्या होती है, वो रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का। तो इसको पलट के लिख दो, H/P कितना हो जाएगा, 5k/4k, k से k कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा, 5/4, ठीक है। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक किसका होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक कॉस की वैल्यू क्या है आपका, 3/5 आया ना, तो इसको पलट के लिख दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब पलटना होता है, तो इसको पलट दो तो क्या आ जाएगा, 5/3 इसका आंसर आ जाएगा। सेक इक्वल टू कॉट किसका होता है, कॉट A किसका रेसिप्रोकल होता है, 10th का। 10 की वैल्यू कितनी दी गई, 4/3 दी गई ना, तो इसको पलट के लिख दो, 3/4 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो देखो हर एक ट्रिग्मेट्रिक रेशियो का मैंने वैल्यू निकाल दिया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। आते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, एग्जाम्पल नंबर 2। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल पर नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करो, उनको भी मैथ ईजी तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके लिखो कैसा वीडियो आपको लगा। कोई भी अगर वीडियो में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसके बारे में बताओ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या करो, ये सब जो काम है कर दिया करो। आते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री में। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे इंपॉर्टेंट मान लो, अभी नोट कर लेना बुक में, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी जितना ही वेरी लगा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, कोई भी सवाल हो पब्लिकेशन का, अर्यंत का, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। देखो क्या बोल रहा है कि इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल ट्रायंगल सच डैट कि साइन ऑफ एंगल बी एंड साइन ऑफ एंगल क्यू ये दोनों के आपस में इक्वल हैं, तो हम क्या करो, प्रूफ करो कि एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्यू होगा। ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो देखो हमें गिवन क्या दिया है, पहले वो देख लो। गिवन हमें ये दिया है ना, बस ये कंडीशन दिया गया है कि ये बी और सी क्या है, दोनों एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे लिख सकते हो गिवन डैट
गिवन दैट एंगल बी एंड एंगल क्यू आर acute angles such that इस तरीके से है कि साइन बी इज इक्वल टू क्या है, साइन क्यू है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है। बात समझ में आ गया, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है। अब क्या करो, दो ट्रायंगल को ड्रॉ कर लो, दो ट्रायंगल यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं हम। एक ट्रायंगल ड्रॉ करो इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है, सी पे 90 डिग्री है, ठीक, समझ में आ गया। एक और ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करो इसी तरीके से, देखो एक और ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, ये इस तरीके से, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा और बोला है क्या कि बी एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो हमने एक्यूट एंगल ही लिया है बी को। और यहाँ पे क्या बोला है कि क्यू भी एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो इसे तुम क्या मान लो, इसे क्यू मान लो, इसे पी मान लो, तो पी क्यू और इसे क्या मान लो, ये 90 डिग्री का है तो इसे आर मान लो। दो हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो, देखो इस ट्रायंगल में साइन बी की वैल्यू क्या होती है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन बी इज इक्वल टू, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, काम करेगा, जो आपका AC जो है परपेंडिकुलर काम करेगा, तो AC हो जाएगा। और ये क्या है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा, AB हाइपोटेनियस होगा। इसे इक्वेशन 1 मान लो। दूसरा दिया है कि साइन Q निकाल लो उस अगले वाले ट्रायंगल में, तो साइन Q के लिए इस एंगल के लिए क्या होगा, ये आगे वाला परपेंडिकुलर होगा PR, तो PR हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है ना, और PQ क्या होगा, 90 डिग्री सामने है तो हाइपोटेनियस PQ होगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, इसे इक्वेशन 2 मान लो। और बोल किया है, क्वेश्चन में दिया गया कि साइन बी और साइन क्यू क्या है, आपस में इक्वल है, देखो गिवन दिया है ना, ये इक्वल है दोनों, तो ये वाली वैल्यू RHS वाली वैल्यू इक्वल होंगी, ये दोनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो दिस इम्प्लाई डेट AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ, ठीक है, ये आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये आपस में दोनों इक्वल हैं। देखो यहाँ पे तुमने लिखा है, बात समझ में आ रहा है, इतना वैल्यू, इतना चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखोगे तो मैं थोड़ा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ कि AC अपॉन PR को इधर ले लो इज इक्वल टू AB को उधर भेज दो और PQ। मैं थोड़ा सा रेशियो बनाना चाहता था एक एक करके, देखो AC अपॉन PR, AC क्या है तुम्हारा, ये परपेंडिकुलर है AC, और PR भी क्या है, इसका ये परपेंडिकुलर है, तो मैंने परपेंडिकुलर का रेशियो बना दिया, मतलब सेम साइड का बनाना चाह रहा था कि ये भी परपेंडिकुलर हो तो परपेंडिकुलर का ही रेशियो बना दिया, तो AC अपॉन PR परपेंडिकुलर का हो गया। AB क्या है, AB हाइपोटेनियस है, और AB क्या है तुम्हारा, PQ की भी क्या है, हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का मैंने रेशियो बना दिया, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। इतना इज इक्वल टू क्या मान लेता हूँ मैं, K मान लेता हूँ कि इतना की वैल्यू क्या है, इस रेशियो की वैल्यू क्या है, K है, K कोई एक कांस्टेंट नंबर है, हमने इसको लेट कर लिया कि लेट इतना इतना इज इक्वल टू K है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो कुछ बात निकल के आ रही है, क्या बात निकल के आ रही है वो देखो पहले। अगर मैं देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन PR इज इक्वल टू K, इसका मतलब तो ये होता है इतना इज इक्वल टू K है, तो इतना इज इक्वल टू भी क्या होगा, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से बात देखो, यहाँ से कुछ निकल के आ रही है, थोड़ा इतना पहले नोट कर लो, पहले वीडियो को पोस्ट करके इतना नोट कर लो पहले, मैं थोड़ा सा स्पेस की कमी हो रही है, तो देखो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो, मैं इरेज कर देता हूँ। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ से क्या वैल्यू निकल रही है वो देखो पहले, यहाँ से वैल्यू निकल रही है कि AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KPR हो जाएगा, KPR हो जाएगा, AC इज इक्वल टू KPR, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो AC की वैल्यू क्या हो गई, KPR हो गई, एंड उसी तरीके से AB की जो वैल्यू हो गई वो क्या निकल के आ गई, KPQ आ गई। ये भी काम लगेगा, इसीलिए मैंने ये वैल्यू निकाल ली है, अभी इसका काम लगेगा, देखो कैसे काम लगता है, ठीक है। ये अब आ गई, अब क्या करो, अब इसका ट्राई करो तुम कि हमें इसका अपॉन इसका रेशियो पता है, इसका अपॉन इसका रेशियो पता है, तो इसका अपॉन इसका रेशियो हम निकाल लेते हैं, क्या रेशियो आता है वो देख लेते हैं, BC अपॉन
BC अपॉन QR का। तो इस ट्रायंगल में BC की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकलेगा? हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाना पड़ेगा, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? BC निकालना है, तो इसको इधर भेजना पड़ेगा। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट नहीं आएगा अभी, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब देखो उसी तरीके से हमें QR निकालना है। QR, तो QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायरेक्ट में लिख सकता हूँ क्या? QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट, देखो यहाँ पे BC निकाल लेता तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हुआ था, तो यहाँ भी हम QR निकालना है ना, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये तुम्हारा PR का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर होगा, ऐसे निकालोगे। इसमें हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाओगे और जब QR निकालोगे ना, QR की वैल्यू निकालोगे तो यही आएगा वैल्यू, यही आएगा। ठीक है, यही वैल्यू आएगी। बात समझ में आ गया? अब हमें इसका क्या निकालना था? इसका रेशियो निकालना था। तो रेशियो क्या हो जाएगा वो देखो पहले। ठीक है, मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहता हूँ। ठीक है, देखो इसको भी नोट करके रखो, इसको अभी मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी दिखाना है तुम्हें। देखो अब यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी वो देखो। क्या वैल्यू आएगी? BC अपॉन QR इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब AB इज इक्वल टू क्या वैल्यू निकाले हो तुम? AB इज इक्वल टू KPQ, तो मैं पुट कर सकता हूँ AB की जगह पे KPQ लिख सकता हूँ ना, तो रूट लिख दो यहाँ पे। क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ KPQ का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, माइनस AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KPR लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख दो KPR का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया वैल्यू। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहता हूँ। देखो मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, इधर वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो तुम। देखो क्या वैल्यू आएगी वो देखो पहले। यहाँ पे क्या आ रहा है? BC अपॉन QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये K का स्क्वायर हो जाएगा और ये P का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? K स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। आगे देखो ये K स्क्वायर है, ये K स्क्वायर कॉमन करोगे, स्क्वायर क्या हो जाएगा? K बाहर निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? K अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई स्क्वायर अंदर होता है तो क्या होता है? बाहर निकल जाता है ना, तो Q कॉमन K बाहर निकल जाएगा। उसी तरीके से ये PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। देखो ये वाला टर्म, दोनों टर्म सेम है तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 आ जाएगी। तो इतना इज इक्वल टू क्या आ गया? BC अपॉन QR की वैल्यू क्या आ गई? K आ गई। और यहाँ पे देख लो कि AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K है। तो मैं इतना इज इक्वल टू K, तो इतना इज इक्वल टू भी K लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 4 मान लो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 और 4 से क्या हो जाएंगे? ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th से क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3rd and 4th से तुम्हारा AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू K वैल्यू आ गई। ठीक है, K आ गई कि नहीं आ गई? इन दोनों से इक्वेशन से मेरा K वैल्यू आ गई। तो अब एक थ्योरम होता है स्टूडेंट, वो जो क्या होगा, वो थ्योरम आप पढ़ेंगे सिमिलैरिटी वाले जो चैप्टर है आपका, जो ट्रायंगल का है, ट्रायंगल करके एक चैप्टर है आपका बुक में, उसमें क्या है? एक सिमिलर कंसेप्ट पढ़ेंगे। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? तो दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाते हैं ना, तो उसका साइड का रेशियो, दोनों ट्रायंगल के साइड के रेशियो क्या होते हैं? आपस में इक्वल होंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल Q हो जाएगा।
एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल बोलते हैं। तो दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उसके साइड का रेशियो जो क्या होता है, साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा। मतलब इसका परपेंडिकुलर और बटा इसका परपेंडिकुलर का रेशियो आपस में इक्वल होंगे, वो इक्वल होगा। इस साइड का रेशियो इस साइड का रेशियो इक्वल होगा आपस में, मतलब रेशियो बनाएंगे तो वो उस रेशियो का इक्वल होगा। ये हाइपोटेनियस और ये हाइपोटेनियस, इसका रेशियो जो होगा ये आपस में जो रेशियो बना है पीछे उसका इक्वल होगा। तो देख ही रहो यहाँ पे, देख रहे हो कि ये दोनों क्या होंगे, इसका रेशियो परपेंडिकुलर बेस का और हाइपोटेनियस का रेशियो, तीनों का रेशियो क्या है, के है, तीनों का रेशियो के इक्वल आ रहा है। तो जब ये इक्वल आ जाते हैं ना, साइड के रेशियो जब इक्वल आ जाते हैं तो हम बोल देते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है, आपस में सिमिलर है। ये सिमिलरिटी का एक थ्योरम होता है कि दो ट्रायंगल के साइड का रेशियो क्या हो, आपस में इक्वल आ जाता है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर हो गए तो उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। हर एक क्रॉसपोंडिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर देखने को हमें ये मिल रहा है, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 5 मान लो, तो हमें देखने को ये मिल रहा है फ्रॉम इक्वेशन 5 से, इक्वेशन 5 के कि आपस में क्या है, उनका रेशियो इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ये सिमिलर का क्या होता है तुम्हारा सिंबल होता है, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में सिमिलर हो गए। ठीक है, सिमिलर हो गए, कैसे सिमिलर हो गए उसका रीजन भी लिख लो, ये लिख लो यहाँ पे, लिख लेना सिमिलरिटी थ्योरम ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी थ्योरम ऑफ ट्रायंगल मतलब इस सिमिलरिटी क्या होता है, ये थ्योरम होता है। ठीक है, उसके लिए क्या हो गया, ये आपस में सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल भी आपस में इक्वल लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, समझ में आया। जब आपस में सिमिलर हो गए तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, आपस में क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो उस कंसेप्ट से क्या हो जाएगा, एंगल बी और एंगल क्यू भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। और यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है।